तो दोस्तों आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 5 के एपिसोड 5 और 6 को, जिसमें कि मैं कवर करूंगा टोटल 6 चैप्टर्स को, जो कि होंगे चैप्टर नंबर 149 से 154 तक। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाकर देख सकते हो। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 5 और 6 को। तो लास्ट एपिसोड में माकी जेनिन क्लैन के वेयर हाउस में कर्स टूल लेने जाती है, मगर उसे रास्ते में उसके डैड ओजी जेनिन उसे जख्मी कर देते हैं। तो अब एपिसोड की शुरुआत में ओजी माकी और माई को घसीटता हुआ एक ट्रेनिंग रूम में फेंक देता है, जहां पर ग्रेड 2 या उससे भी कमजोर कर्स स्पिरिट को रखा जाता है ताकि सॉर्सरर वहां पे ट्रेनिंग कर सके। अब क्योंकि माकी और माई की हालत खराब है तो ये लोअर ग्रेड के कर्स स्पिरिट भी उन दोनों को मारकर खा सकते हैं। ओजी वहां से जाने लगता है। माई माकी को उठाने की कोशिश करने लगती है, मगर माकी होश में नहीं आ रही थी। तभी अचानक वो दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं जहां माई माकी से कहती है कि तुम मेरी कर्स टेक्निक को जानती हो, मगर मैं बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बना सकती। मुझे भी बहुत चोट लगी है लड़ाई के दौरान, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं मर जाऊंगी। माई माकी को बाय करके वहां से उठकर जाने लगती है। माकी उससे पूछती है कि वो क्या बोल रही है और उसे वापस आने के लिए बोलती है। माई बोलती है कि उसने ये प्लान पहले से ही सोच कर रखा था और इसलिए ट्विंस अपशगुन होते हैं सॉर्सरर के लिए, और तुम्हें कुछ गेन करने के लिए कुछ ऑफर करना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, मगर ये केस ट्विंस में लागू नहीं होता। जुजुत्सु वर्ल्ड में ट्विंस को एक सिंगल इंडिविजुअल माना जाता है। इसका मतलब तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो स्ट्रांग बनने की, मगर ये सब यूजलेस है, क्योंकि मुझे कोई इंटेंशन नहीं है स्ट्रांग बनने का, क्योंकि मैं अपनी कर्स टेक्निक यूज कर सकती हूँ और तुम नहीं। इसका मतलब जब तक मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी तब तक तुम हमेशा एक आधे इंसान की तरह रहोगी। माकी उसे रुकने के लिए बोलती है, मगर माई जाने लगती है और उससे एक प्रॉमिस मांगती है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब सब कुछ। तभी अचानक माकी की आंख खुलती है और वो देखती है कि माई मर चुकी है। तभी ओजी को सेंस होता है कि सभी कर्स स्पिरिट गायब हो चुकी है, और तभी ओजी को कुछ सेंस होता है और वो बोलता है कि इस डर को उसकी बॉडी कभी नहीं भुला पाई, जिसे वो हमेशा भूलने की कोशिश करता था, और वो डर था तोजी जेनिन का। ओजी जाकर देखता है कि माकी ने सभी कर्स स्पिरिट को मार दिया है और उसकी पावर तोजी जेनिन जितनी सेंस हो रही थी। ओजी माकी को बोलता है कि उसे उसको अब मारना होगा, और वो अपनी रिलीज टेक्निक स्ट्रॉन्ग फ्लेम से अटैक करने ही वाला था कि तभी माकी ओजी का सर काट देती है बड़ी आसानी से, और माकी बोलती है कि चलो शुरू करते हैं माई। फिर हम जिनिची और नाओया को देखते हैं, जिन्हें की बहुत तेज आवाजें आती हैं। तभी एक आदमी उन दोनों के पास भागते हुए आता है और बोलता है कि माकी पागल हो चुकी है, उसने ओजी जेनिन को मार दिया और इस वक्त कुकुरु स्क्वाड माकी के साथ लड़ रही है। जिनिची को यकीन नहीं हो रहा था कि माकी ने ओजी को मार दिया, क्योंकि ओजी को वो खुद नहीं मार सकता था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने आदमियों को माकी को कैप्चर करने के लिए बोलता है, और वो आदमी कुकुरु स्क्वाड का कैप्टन नोबुआकी जेनिन था। कुकुरु स्क्वाड में वो लोग जाते हैं जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं होती, और वो दिन रात बस अपनी मार्शल आर्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, और ये स्क्वाड हे के अंडर काम करती है, और माकी अभी इसी स्क्वाड से लड़ रही थी। अब ये हे क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, कुकुरु स्क्वाड माकी के पास पहुंच जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। माकी सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे ये नहीं करना चाहिए, मगर तभी माकी को माई को दिया हुआ प्रॉमिस याद आता है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने का, और माकी उन सभी के साथ लड़ने लग जाती है और किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का सर काटने लगती है। माकी एक एक कर सबको मार देती है। तभी वहां नोबुआकी आ जाता है। तभी माकी के साइड में हम एक बंदे को देखते हैं। तभी जमीन के अंदर से 2 बड़े बड़े हाथ निकलते हैं और माकी को पकड़ लेते हैं, और ये हाथ उसी आदमी की कर्स टेक्निक थी जिसे हमने अभी माकी के साइड में देखा था, और उस आदमी का नाम चोजुरो होता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसने माकी के बारे में जिनिची और नाओया को बताया था। उसका नाम रेंटा होता है और उसके साथ जिनिची और चोजुरो होता है, और हमें पता चलता है कि ये हे स्क्वाड में शामिल हैं। हे एक ऐसी स्क्वाड होती है जिसमें बहुत काबिल सॉर्सरर होते हैं, और ये जेनिन क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड होती है। रेंटा और चोजुरो माकी पर अब अटैक कर देते हैं। माकी भी उनसे लड़ने लगती है, जबकि माकी हिट हुई थी चोजुरो की खतरनाक टेक्निक से। माकी उन दोनों से काफी फास्ट होती है और माकी उन दोनों की गर्दन पर एक कट मार देती है। तभी माकी के पीछे 2 बड़ी आंखें आ जाती है और माकी एक जगह फ्रीज हो जाती है। दरअसल ये टेक्निक रेंटा की होती है, जिससे वो जिस पर भी अपनी आंखें सेट करता है तो वो एक तरह से पैरालाइज या फ्रीज हो जाता है। खैर, माकी को फ्रीज होता देख जिनिची माकी पर अटैक कर देता है। रेंटा के लिए माकी को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास लगभग अभी तोजी जितनी पावर थी। जिनिची एक बार चूक जाता है, मगर तभी जिनिची अपना एक पंच माकी के ऊपर मारने वाला होता है, और उसके पीछे से बहुत सारे पंच भी जिनिची के पंच के साथ माकी पर अटैक कर देते हैं। ये जरूर जिनिची के कर्स टेक्निक होगी। खैर, रेंटा को लगता है कि वो लोग जीत गए, मगर तभी धुएं में से माकी जिनिची का कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़कर ले आती है। रेंटा की आंखों में से भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। तभी वहां नाओया भी आ जाता है और माकी को बोलता है कि क्या तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया करते हुए। माकी बोलती है कि रहम
वो ले गया। माकी उसके फादर ओजी की बात कर रही होती है। फिर हम नाओया का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो बताता है कि सब उसे बोला करते थे कि वो जेनिन क्लैन का अगला लीडर बनेगा, और उसने सुना था कि उसके क्लैन में एक ऐसा बंदा भी है जिसके पास कर्स टेक्निक ही नहीं है। वो उसकी शक्ल देखना चाहता था और वो था द इनक्रेडिबल तोजी जेनिन। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ नाओया माकी पर भारी पड़ रहा था। नाओया माकी को लात घुसों से मारता जा रहा था और कहता है कि तुम तोजी नहीं हो। उस बंदे को कोई नहीं समझ पाया, और जो समझ पाया था वो था सिर्फ सातोरू गोजो, और तुम पावर के मामले में उनके आसपास भी नहीं आती हो, मगर मैं ही हूँ जो कि उनके सामने स्टैंड रह सकता हूँ। माकी नाओया के नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी रहती है, मगर तभी नाओया माकी को एक स्लैप मार देता है। फिर हमें नाओया की कर्स टेक्निक पता चलती है, जिससे कि वो अपनी कर्स टेक्निक जिस पर भी यूज करेगा तो सामने वाला 24 फ्रेम्स में मूव करेगा, और अगर ये फेल हो जाता है तो उसका अपोनेंट एक सेकंड के लिए तो फ्रीज होगा ही। नाओया इस वक्त अपनी टॉप स्पीड पर था। नाओया अब माकी पर आगे बढ़ता है और अब माकी भी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, मगर तभी माकी नाओया के अटैक को रोककर उसको एक जोरदार मुक्का मार देती है, जिससे नाओया जमीन पर लेट जाता है और उसका तो चेहरा भी खराब हो जाता है। फिर माकी अपनी मॉम के पास जाती है और उसे भी नहीं छोड़ती और उसे भी मार देती है। फिर हम देखते हैं नाओया को, जिसे कि लग रहा था कि वो बच गया, मगर तभी पीछे से माकी की मॉम आती है और नाओया को भी चाकू से मार देती है, जिससे नाओया और माकी की मॉम दोनों की मौत हो जाती है। फिर माकी की मॉम अपनी आफ्टर लाइफ में बोलती है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम दोनों को जन्म दिया। फिर माकी माई को वहाँ से ले जा रही होती है, और फिर हम मोमो को देखते हैं। अगर तुम्हें याद नहीं तो ये क्योटो स्कूल की एक सॉर्सरर थी जिसने कि गुडविल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। खैर, माकी माई को मोमो को पकड़ा देती है और उसको उसकी बॉडी का ख्याल रखने को बोलती है। फिर हमें पता चलता है कि किंजी हकारी जुजुत्सु सॉर्सरर की फाइट पर पैसे लगाकर एक तरह से गैम्बलिंग करके पैसे कमाता है, और हकारी के हायर अप्स के साथ कुछ बहस हो गई थी जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया था। फिर हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं जो कि एक गैम्बलिंग साइट पर आए थे हकारी से मिलने, और वो दोनों अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं ताकि उसे पता न चले कि जुजुत्सु स्कूल से आए हैं। फिर मेगुमी बताता है कि उसने अपने जितने भी सीनियर से हकारी के बारे में सुना है सभी ने हकारी को एक बेकार और फालतू आदमी ही बताया है, बट यूटा ने एक बार मेगुमी को बताया था कि हकारी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। खैर, फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ दो आदमी थे। उनमें से एक आदमी उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलता है। मेगुमी बोलता है कि वो दोनों पैसे कमाने के लिए यहाँ आए हैं। फिर वो बड़ा सा आदमी मेगुमी को बोलता है गैम्बलिंग का रूल नंबर 1, कभी भी गैम्बलिंग क्लब के बारे में बात मत करो। वो मेगुमी से पूछता है कि तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया। मेगुमी बोलता है कि वो उसका नाम नहीं जानता। वो बड़ा सा आदमी बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसे मार दिया था, जो कि एक झूठ था क्योंकि वो मेगुमी को डराना चाहता था। वो बड़ा सा आदमी मेगुमी को मारने की बात करता है, मगर मेगुमी बोलता है कि मैं तुझे तेरे बॉस के सामने मारूंगा। यूजी समझ जाता है कि ये मेगुमी की एक स्ट्रेटेजी है। तभी वहाँ जो दूसरा आदमी था वो उन लोगों को अपना फोन दिखाता है जिस पर वो अपने बॉस से बात कर रहा था, और उनका बॉस बोलता है कि उसके साथ यूजी फाइट करेगा। मेगुमी बोलता है कि वो उससे फाइट करना चाहता है। वो दूसरा आदमी बोलता है कि तुम हमारे बॉस को पसंद नहीं आए, और अगर तुम नहीं माने तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे। फिर यूजी और मेगुमी वहाँ से फाइट के एरिया पर जाने लगते हैं और बात करते हैं कि वो हकारी को बातचीत से मनाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो नहीं मानता तो वो दूसरे तरीके से मनाएंगे, यानी मार पीट कर। और उन लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि हकारी उन पर सीसीटीवी से नजर रख रहा था, और उन्हें किसी भी तरह हकारी को मनाना होगा इससे पहले कि सुमी की मर जाए। यूजी फिर बैटल साइट पर पहुंच जाता है जहां पर उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पांडा था, और पांडा भी यहाँ हकारी से मिलने ही आया था, मगर हकारी उसे जानता था इसलिए वो उसे अवॉइड कर रहा था। फिर हम हकारी को देखते हैं जो कि सभी को उनकी फाइट पर बैट लगाने को बोलता है, और उसके साथ एक लड़का भी बैठा होता है। हाँ, ये लड़का है, लड़की नहीं। वो बताता है कि ऐसे कम ही सॉर्सरर है जो कि पांडा को हरा सकते हैं। वहाँ पर एक आदमी उन दोनों की फाइट की कमेंट्री भी कर रहा था। यूजी फाइट के दौरान पांडा से बातचीत कर रहा होता है कि क्या वो हकारी से मिल पाया। पांडा उसे बताता है कि अभी तक तो नहीं, क्योंकि वो उसे जानता है तो वो उसे अवॉइड कर रहा है। यूजी उसे बताता है कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ आए हैं। पांडा उसे शाबाशी देता है। तभी यूजी के एक नॉर्मल पन से पांडा खुद जानबूझकर दूर जाकर गिर जाता है और बोलता है कि वो हिल नहीं सकता। कमेंटेटर यूजी को विनर अनाउंस कर देता है। हकारी फिर वहाँ के एक आदमी को फोन करके यूजी को उसके पास बुलाता है ताकि वो उसके साथ मिलकर कुछ स्क्रिप्टेड फाइट का प्लान कर सके, क्योंकि लोगों को ये फाइट के साथ साथ यूजी भी काफी पसंद आया था, और हकारी उन्हें अलर्ट रहने को भी कहता है, और वो बाद में किरारा को उसके साथ ही यानी मेगुमी पर नजर रखने के लिए भी भेजेगा। किरारा उसके पास जो लड़का बैठा था उसका नाम होता है, और किरारा एक 3rd ईयर सॉर्सरर भी है। फिर पांडा मेगुमी से मिलता है और बताता है कि हकारी हमेशा मॉनिटरिंग रूम में बैठा होता है। पांडा उसे बताता है कि किरारा की कर्स टेक्निक की वजह से वो जब भी मॉनिटर रूम के पास जाने की कोशिश करता उतना ही वो उससे दूर हो जाता। ये एकदम गोजो की इन्फिनिटी की तरह है। पांडा बोलता है कि यूजी की पर्सनैलिटी हकारी से मैच करती है, इसलिए शायद वो उसे मना पाए, मगर अगर हकारी को पता चला कि वो जुजुत्सु स्कूल से है तो वो उसे बाहर निकलवा देगा।
बिना कुछ बात किए। पांडा को पूरी बिल्डिंग की लोकेशन और ब्लाइंड स्पॉट मालूम होते हैं, जिससे वो सीसीटीवी से बचकर उनका डोर बंद कर देगा ताकि उनकी बात में कोई इंटरप्ट ना कर सके। फिर हकारी अपने आदमियों को मैसेज करता है कि वो यूजी से 1 बजे मिलेगा। यूजी अब मॉनिटर रूम में हकारी के पास चला जाता है। पांडा और मेगुमी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बांध देते हैं और कुछ को पीट देते हैं। पांडा और मेगुमी मॉनिटर रूम के डोर को ब्लॉक करने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें किरारा दिखता है और किरारा भी उन्हें देख लेता है। किरारा समझ जाता है कि इन दोनों के साथ यूजी भी मिला हुआ है और ये तीनों जुजुत्सु हाई की तरफ से आए हैं। मेगुमी इस पर अपने डिवाइन डॉग को बुलाकर उस पर हमला करने के लिए बोलता है, मगर जैसे कि इसकी कर्स टेक्निक है, मेगुमी का डिवाइन डॉग मेगुमी पर आकर ही भिड़ जाता है। किरारा वहां से भागने लगता है। पांडा उसे समझाने की कोशिश करता है, बट किरारा उसकी बात नहीं मान रहा था। मेगुमी अपने डिवाइन डॉग को किरारे के सामने भेज देता है, मगर तभी मेगुमी भी उड़ता हुआ अपने डॉग की तरफ जाकर गिर जाता है। पांडा और मेगुमी को उसकी कर्स टेक्निक समझ नहीं आ रही थी। मॉनिटर रूम में हकारी यूजी को बोलता है कि अगर तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करोगे तो मैं तुम्हें 1 मिलियन येन दूंगा। खैर, इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का एपिसोड 5 और 6 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।